गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस में हम पाठ पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। लेसन नंबर 4 है आपका परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना तो नंबर 4 जो लेसन है परमाणु संरचना में हम विभिन्न मॉडलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पाठ 7 में नील्स बोर की परमाणु की स्पेक्ट्रम की संरचना के बारे में पढ़ा। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने नील बोर्स के परमाणु मॉडल में 7वां पॉइंट चल रहा था। 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट यही था कि नील्स बोर ने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु व उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के एक प्रतिरूप मॉडल दिया। उस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। उसने कहा कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो पहला पॉइंट यही था कि परमाणु के केंद्र में, परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, उपस्थित नाभिक होता है और उसके मध्य में क्या धनावेशित कण प्रोटॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। उसको जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं उनको उसने कोश, ऊर्जा स्तर और कक्षा का नाम दिया। मतलब कोश, ऊर्जा स्तर, कक्षा का नाम दिया, जिसको कि KLMN द्वारा क्या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ n क्या है, कोश की क्या है, संख्या है। यहाँ n क्या है, कोश की संख्या होती है या कक्षा की संख्या, जिसको कि 1, 2, 3, 4 के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित त्रिज्या वाले ऊर्जा पथ में क्या लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे कि परमाणु का क्या नाभिक हुआ, इस नाभिक के चारों ओर क्या हुई, कक्षा हुई। इसमें कक्षाओं में निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। इनको उसने KLM और N नाम दे दिया। यहाँ N क्या है, कोश की संख्या है। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर समकेंद्रीय समान दूरी पर क्या निश्चित होती हैं, जिसको कि n बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ठीक। अब n का मान बढ़ने पर, तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर होंगी। मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, तो कक्षाएं क्या होंगी, दूर होंगी और इनकी ऊर्जा क्या बढ़ती जाती है। तो n बराबर 1 की कक्षा की ऊर्जा सबसे क्या होती है, कम होती है। फिर उससे ज़्यादा L की होगी, फिर उससे ज़्यादा M की, और N की सबसे ज़्यादा होती है। इन कक्षाओं का कोणीय संवेग, जो भी ये कक्षाएं KLMN, इनका कोणीय संवेग होता है mvr/nh/2π का गुणज होता है। जहाँ m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या वेग है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक है। प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और r क्या है, कक्षा की त्रिज्या है। छठा पॉइंट है, बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर, मतलब बोर के अनुसार जो निश्चित त्रिज्या वाली जो कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें लगातार क्या गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। इस परिवर्तन होता है। मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में क्या करेगा, गति करेगा, तो ऊर्जा का लॉस होगा कि नहीं होगा, क्षति होती है कि नहीं होती है। ठीक, ऊर्जा की होनी होती है। तो बोर के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। सातवां है, जब इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर किसी ऊर्जा का अवशोषण करता है। सातवां पॉइंट हम पढ़ रहे थे, जहाँ अपने टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या छोड़ा था। तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है,
अवशोषण करता है तो तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर किसी प्रकार की ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण, मतलब इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर किसी ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले स्तर में क्या चला जाता है, उच्च ऊर्जा वाले चला जाता है। यदि उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से वह निम्न ऊर्जा कक्षन में क्या आ जाता है। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी ऊर्जा के अवशोषण वजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह ऊर्जा का जब अवशोषण करेगा तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। यदि मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। मतलब जब ऊर्जा का क्या करेगा, जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह निम्न से किस में जाएगा, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले स्तर में क्या चला जाता है, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में वो चला जाता है। अब जब ऊर्जा का क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। इस प्रकार क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का क्या होता है, क्रम होता है। जैसे ये परमाणु का क्या हुआ, नाभिक हुआ। ये परमाणु का क्या है, नाभिक और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षा होती है। इस प्रकार से ये अब इलेक्ट्रॉन क्या है, जब ऊर्जा का क्या करता है, जब ये आपका इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। अब ऊर्जा का ये क्या कर रहा है, अवशोषण करता है। अब जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न से किधर जाएगा, उच्च स्तर में चला जाता है। जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो निम्न से क्या उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। उच्च ऊर्जा और जो अवशोषण करता है तो निम्न से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जन करता है तो वह उच्च से निम्न कक्षा में क्या आ जाता है। ये आपकी क्या हुई, ये तो निम्न ऊर्जा स्तर हुआ, ये उच्च ऊर्जा स्तर हुआ। ये उच्च ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। तो इस प्रकार नील्स बोर के परमाणु मॉडल की ये क्या हुई, 7 मुख्य बिंदु हैं। ठीक, और वह निम्न ऊर्जा स्तर उच्च से किस में जाएगा। ये तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ऊर्जा का जब अवशोषण करता है तो निम्न से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। और इसी प्रकार ये परमाणु का क्या नाभिक हुआ, नाभिक के चारों का कक्षा है इलेक्ट्रॉन। अब जो ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का जब ये उत्सर्जन करता है तो यह निम्न से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च से निम्न स्तर ऊर्जा में आ जाता है। मतलब बात ये ध्यान रखनी है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ऊर्जा का जब अवशोषण करता है तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या चला जाता है। अब जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो यह उच्च से किधर आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में क्या आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, नील्स बोर परमाणु मॉडल की क्या है कि 7 मुख्य बिंदु है। अब नील्स बोर परमाणु की मॉडल की क्या है, कमियाँ। नील्स बोर की कमियाँ, नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियाँ क्या क्या रही थी, 2 कमियाँ यह पूछता है। पहला है, यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, यह अधिक इलेक्ट्रॉन
वाले, यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप, यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप प्रतिरूप को, यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा इस मॉडल द्वारा इस मॉडल द्वारा द्वारा इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं कर सका, इस मॉडल द्वारा इसकी व्याख्या नहीं कर सका। मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप की, मतलब यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप की क्या व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा है उच्च भेदन क्षमता, उच्च भेदन क्षमता वाले उच्च भेदन क्षमता वाले उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि, मतलब उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में क्या बटा हुआ रहता है, एक से अधिक लाइनों में बटा हुआ रहता है। मतलब उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चलता है कि परमाणु का जो रैखिक स्पेक्ट्रम है वह एक से अधिक लाइनों में क्या बटा हुआ रहता है। मतलब एक से अधिक लाइनों में क्या बटा हुआ रहता है, जिसको स्पेक्ट्रम के नाम से क्या जाना जाता है, जिसका कारण बोर परमाणु स्पष्ट नहीं कर सका। तीसरा पॉइंट है इसकी कमियां, यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को वो स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को ये स्पष्ट नहीं कर सका, जिस कारण से ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो नील्स बोर परमाणु की क्या 3 कमियां हैं कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप की इस मॉडल द्वारा क्या व्याख्या नहीं होती है, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप की इस मॉडल द्वारा क्या व्याख्या नहीं होती है, और उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चलता है कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों का क्या बना हुआ रहता है, इस प्रकार यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को समझा नहीं जा सका। तो इस प्रकार नील्स बोर की परमाणु मॉडल की ये क्या है 3 कमियां हैं। अब 3 मॉडल की कमियों के बाद में अब आपका आता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे किसी तत्व को जेड एक्स ए द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, किसी तत्व को जेड एक्स ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कोई तत्व है जिसको जेड एक्स ए द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जेड एक्स ए। तो यहाँ एक्स क्या है, यहाँ एक्स तत्व का क्या है संकेत है, यहाँ एक्स क्या है तत्व का संकेत माना जाता है, तत्व का क्या है संकेत है, ठीक। और जेड, यहाँ जेड क्या है परमाणु क्रमांक, जेड क्या है परमाणु क्रमांक, जेड को क्या माना जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी नाभिक में उपस्थित, मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जेड क्या है प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी बराबर होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी उसमें बराबर होती। तो जेड बराबर क्या होगा, जेड क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है जेड परमाणु क्रमांक। तो उसमें परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी बराबर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी बराबर होगी। तो उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, उसको कहा जाता है। अब परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है, परमाणु क्रमांक की परिभाषा, एटॉमिक जो नंबर होता है उसकी परिभाषा क्या है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा ये है कि किसी तत्व के परमाणु के
के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। वह उस तत्व का क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक। अब जैसे कि C612, तो यहाँ X क्या है? तत्व का संकेत कार्बन का क्या होगा? ये कार्बन का प्रतीक हो गया। ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ये क्या है? इसका परमाणु क्रमांक। और 12 क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या। ए से इसको क्या प्रेजेंट किया जाता है? जिसको ए से प्रेजेंट करते हैं, ये होती है आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। अब बात आ रही है द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या ए क्या होती है? द्रव्यमान संख्या ए क्या होती है? ठीक। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या को किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, किस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या ए कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या ए कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हुआ? ए बराबर हुआ Z प्लस एन। मतलब द्रव्यमान संख्या ए बराबर हुआ Z प्लस एन। Z क्या है? यहाँ प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन संख्या के योग को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस क्या हो जाता है? Z हो जाता है। ए माइनस क्या होगा? Z हो गया। जैसे 7 नाइट्रोजन 14। ठीक। जैसे नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु अपन को क्या निकालना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को निकालनी है। नाइट्रोजन परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या लेते हैं। अब प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 7, परमाणु क्रमांक 7 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? जितने प्रोटॉन भर जाते हैं उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन संख्या किस प्रकार निकालते हैं? न्यूट्रॉन मतलब ए माइनस जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो? परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या 14 में से कितना घट गया? 7 गया। तो 14 माइनस 7 बराबर कितना हो गया? 7 आ गई। तो प्रोटॉन संख्या 7, इलेक्ट्रॉन संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 7 या न्यूट्रॉन संख्या 7 होती है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। जैसे कि सोडियम 11, सोडियम Na11, तो इसका एटॉमिक नंबर और परमाणु भार क्या याद होना आवश्यक है। अब सोडियम परमाणु का प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अपन को निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन संख्या कितनी है? 11 क्रमांक, उतने क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए क्या होता है? ए माइनस जेड, मतलब 23 में से क्या घटा दो? 11 घटा दिया। अब 23 में से 11 गए तो कितने बचे? 12। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी हुई? 12 हुई। तो प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने? 12 हुए। ठीक। इस प्रकार से क्या है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या को अपन निकाल सकते हैं। ठीक। तो हमने आज की वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पार्ट 7 में नील्स बोर के परमाणु के मुख्य बिंदु जो रह गए थे उनको समझा है। ठीक। नील्स परमाणु मॉडल की व्याख्या के 7 बिंदु हैं और 3 क्या हैं? कमियां हैं। तो बोर्ड के प्रश्न में मुख्यतः में 2 कमियां पूछता है। उसके बाद में हमने कुछ तत्वों के बारे में, मतलब परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसका किया था। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा है, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रेजेंट करते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रेजेंट किया जाता है। एन को न्यूट्रॉन की संख्या से क्या प्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में नील्स बोर परमाणु मॉडल की व्याख्या के मुख्य 7 बिंदु समझे हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या कल रह गए थे। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या है। अब जैसे कि और दूसरे तत्व के हम निकालते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम
12। तो मुख्य द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, प्रोटॉन संख्या निकालने के लिए, एटॉमिक संख्या निकालने के लिए उसका एटॉमिक नंबर याद होना और परमाणु भार याद होना क्या आवश्यक है। 12 तो इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। 24 क्या है, इसकी की संख्या है, परमाणु भार की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 12 हुई। जितने प्रोटॉन भरे जाते हैं उतने क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब न्यूटन संख्या निकालने के लिए क्या होता है, ए माइनस क्या होता है, जेड। द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से अपन ने घटा दिया परमाणु क्रमांक, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हुई, 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12 बचे। ठीक, इस प्रकार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संख्या को अपन क्या निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने नील्स बोर परमाणु के मुख्य बिंदु पढ़े हैं और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली वीडियो में हम सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है, समभारिक क्या होता है, समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।